तो जी मंडे आ गया है और आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी के पहले चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो क्या है लाइफ प्रोसेसेस, क्या क्या चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, हमें किस चीज़ की इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी, तो वो हम लोग बात करेंगे आज लाइफ प्रोसेसेस के चैप्टर में। चलिए खैर सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये चैप्टर के नाम से। देखिए लाइफ क्या होता है, लाइफ का मतलब अगर आप लोग जाने हिंदी में इसे हम बोलते हैं जीवन, ठीक है। और प्रोसेसेस आप लोग समझते हैं, इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि प्रक्रिया। तो टेक्निकली ऐसे प्रोसेसेस, ऐसी प्रक्रियाएं हमारे शरीर की जो हमें जीवन प्रदान करती हैं, जो हमें जीवित रखती हैं, उनको हम लोग लाइफ प्रोसेसेस बोलेंगे दोस्तों। तो क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जरा आप एक बार आपके लिए दिमाग लगाओ कि यार क्या क्या चीजें आएंगी। देखो हमें सरवाइव करना है, हमें सरवाइव करने के लिए सबसे पहले सबसे बेसिक चीज चाहिए न्यूट्रिशन, हमें चाहिए फूड, हमें चाहिए एनर्जी। तो यहां पर हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, ठीक है। हम लोग बहुत सारे शब्दों के बारे में नए नए जानेंगे। हम लोग ना केवल ह्यूमंस बट हम लोग प्लांट्स के न्यूट्रिशन यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में भी बात करेंगे। 9th क्लास के लेक्चर में ऐसे छोटी मोटी क्लोरोफिल के बारे में जब बात चल रही थी तो मैंने कहा था क्लोरोप्लास्ट वो साइट होती है जहां फोटोसिंथेसिस होता है, और हिंदी में जो नाम बताया था आप लोग चैट बॉक्स में बताओगे। खैर न्यूट्रिशन हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो एक बार जब आपके शरीर के अंदर आ गया फूड, फूड पहुंच चुका है, तो अब इस फूड का होगा क्या? तो दोस्तों इस फूड का होगा ब्रेक डाउन बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन, और ये सेल के अंदर होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो यहां पर एक मोटी बात अगर करूं तो मैं लिख सकता हूं कि दूसरी चीज जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो होगा रेस्पिरेशन। अच्छा, रेस्पिरेशन में ही हम लोग साथ में ही हम लोग इसमें ह्यूमन का जो ब्रीदिंग मॉडल है सारा समझ लेंगे। ह्यूमन कैसे ब्रीद इन करता है, कैसे ब्रीद आउट करता है, प्लांट्स कैसे रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, किसके क्या बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, हम लोग वो भी इस चीज में जानेंगे। अच्छा, एनर्जी मिल गई, सॉरी फूड मिल गया, फूड से एनर्जी बन गई। अब देखो जब भी कोई रिएक्शंस होती है ना तो रिएक्शंस के आमतौर पे बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। तो बाय प्रोडक्ट्स कई बार तो इतने ज्यादा हार्मफुल नहीं होते बट कई बार बहुत ज्यादा हार्मफुल भी हो सकते हैं। जब बाय प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ देम एज सून एज पॉसिबल। तो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एंड वी कॉल दैट एक्सक्रीशन। इसको ही हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। तो दैट इज एक्सक्रीशन। नाउ गंदगी निकाल दी, बट ये आई हुई एनर्जी, आए हुए न्यूट्रिएंट्स ये हमारे शरीर में कैसे घूमेंगे, ये जाएंगे कैसे एक जगह से दूसरी जगह? प्लांट्स एनर्जी तो बना लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करके उन्होंने ग्लूकोज बना लिया, स्टार्च बना लिया, मगर जब कभी उनको यूज पड़ता है लेट्स से कि नई लीव्स बनानी है तो उनको ट्रांसलोकेट करना पड़ेगा मटेरियल को, राइट। तो ये चीजें कैसे होंगी, तो हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में। तो हम लोग चौथी चीज जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे दैट विल बी ट्रांसपोर्टेशन। बट क्या इतने ही होते हैं लाइफ प्रोसेस? मेरी आपसे सवाल यह है कि क्या लाइफ प्रोसेसेस इतने ही हैं? देखिए अगर हम लोग 10th के लेवल बात करें तो बेसिक अगर लाइफ प्रोसेसेस आप लोग समझना चाहो तो इतने पर्याप्त हैं, मगर इसके भी परे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो ह्यूमन बॉडीज में और प्लांट के अंदर हो रहे होते हैं। उनको पढ़ने के लिए आपको हायर क्लासेस में 11th में बायोलॉजी लेनी होगी, पीसीबी लेनी होगी, तभी आप लोग बायोलॉजी में, क्योंकि आप स्पेशलाइज कर रहे हो फिर उस चीज में, तो आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी। मैं मगर आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपको क्लास 10th की जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल टू द पॉइंट आपके सामने जल्द से जल्द साझा करूंगा, ठीक है। बट खैर वापस आते हैं। अब अगर एक बार के लिए हम लोग इंसानों में बात करें तो यहां पे चलो मैं लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं एनिमल्स लिखता हूं, चलो इंसान भी क्या, खैर एनिमल्स लिखता हूं, इधर लिख देता हूं प्लांट्स, प्लांट्स, ठीक है। तो एनिमल्स एंड प्लांट्स किसमें किस तरह का सिस्टम है? देखो प्लांट एनिमल्स की अगर बात करूं तो एनिमल्स के पास फूड को एब्जॉर्ब करना, डाइजेस्ट करना, उसको एसिमिलेट करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम है जिसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, विच विल बी देन ऑब्वियसली डाइजेस्टिव सिस्टम। इट विल बी डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जिन बच्चों ने 9th क्लास का सेल पढ़ा है, नहीं पढ़ा, तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। तो सिस्टम कैसे बनते हैं, बॉडी में ऑर्गन सिस्टम कैसे बनते हैं? देखिए सेल्स होते हैं हमारे पास। सेल्स आपको मालूम है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर जब हमारे पास सेम ओरिजिन सेम फंक्शन के सेल्स एक समूह बनाते हैं जिसको हम लोग ग्रुप को टिश्यू बोलते हैं, तो ये टिश्यूज आगे चल के और स्पेशलाइज करते हैं तो उनसे बनते हैं ऑर्गन्स। तो टिश्यूज अलग अलग भी हो सकते हैं, उनसे ऑर्गन्स बनते हैं। एंड फाइनली जब अलग अलग ऑर्गन्स
वैसे तो सबके इंडिविजुअल फंक्शंस अलग हो सकते हैं, मगर जब सब साथ मिलकर एक प्रणाली के रूप में काम करते हैं तो दोस्तों बन के आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। एंड इसी तरह के ऑर्गन सिस्टम में एक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, अगर एनिमल्स के पास डाइजेस्टिव सिस्टम है तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं? देखिए, प्लांट्स अपना फूड खुद बना रहे हैं, पहली बात तो ये, ठीक है। और फूड बनाने के बाद वो यूजुअली अपने अंदर ही स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ, क्या बोलेंगे बताओ, स्टार्च बोले या ग्लाइकोजन बोले? वेरी गुड, इट विल बी स्टार्च। तो प्लांट्स बेसिकली, मैं यहां पे अगर सेम बात करूं तो हम लोग लाइफ प्रोसेस में प्लांट्स के अंदर पढ़ेंगे अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी में इसका बड़ा अच्छा नाम है प्रकाश, क्योंकि फोटोन से आता है, फोटोन मीन्स लाइट होता है, सिंथेसिस मीन्स बनाना, दैट इज संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण, बड़ा अजीब लड़खड़ाती है भाई इसको बोलते हुए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए खैर, फिर एनिमल्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे हो रहा है, ये गैसेस आ कैसे रही हैं और कैसे ब्लड के अंदर ये सॉल्युबलाइज हो जा रही हैं, कैसे ये आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन से मिक्स हो रही हैं, ये किस जगह पर होता है। तो अगर हम एनिमल से बात करेंगे, एंड क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में पर्टिकुलरली ह्यूमंस की बात करने वाले हैं, तो इन ह्यूमंस वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। हमारे पास क्या होता है? हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिसमें क्या आएंगे, हमारे पास पूरा एक्सटर्नल ब्रीदिंग सिस्टम आता है, फिर इंटरनल ब्रीदिंग सिस्टम में हम लोग नोज, है ना, ट्रेकिया, ये सब बातें करेंगे, फिर हम लंग्स की बातें करेंगे, तो दैट विल बी रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, प्लांट्स के पास ऑन द अदर हैंड दे डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम। मेजॉरिटी टिश्यू जो प्लांट में होता है वो ऑलरेडी डेड होता है, आप समझो, ठीक है। तो प्लांट्स को एज सच रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं है, बट क्या वो ब्रीथ नहीं करेंगे? ये गलत है। देखिए, प्लांट भी हमारी तरह ही ब्रीथ करते हैं, उनके अंदर भी जो लिविंग सेल्स होते हैं वो भी O2 को लेके आते हैं रात के टाइम, और CO2 क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि ऑपोजिट दिन में, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, CO2 को असिमुलेट करके O2 प्रोड्यूस करके दे रहे होते हैं, है ना। तो प्लांट्स के अंदर एज सच रेस्पिरेटरी सिस्टम तो नहीं है, बट प्लांट्स अपनी गैसियस रिक्वायरमेंट्स एक बहुत छोटे प्रोसेस से, जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन, उससे पूरा कर लेता है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं गैसियस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। तो ये अपना गैसेस एक्सचेंज किससे पूरा कर लेते हैं दोस्तों? डिफ्यूजन से ही कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, देन अब एनिमल्स के पास अगर मैं बात करूं कि भाई चीजें जैसे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए हैं, इधर गैसेस एब्जॉर्ब कर ली ना, इट नीड्स टू बी चैनलाइज्ड टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अलग अलग जगहों पे जाना पड़ेगा इसको। अबे जाएगा कैसे? तो आमतौर पे इसका मीडियम हमारे एनिमल्स में, हायर एनिमल्स में हम ब्लड की बात करते हैं। अब ब्लड जो है हमारी बॉडी के अंदर घूम रहा है, घूम किस में रहा है? आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज में। अच्छा, वहां क्यों घूम पा रहा है? बिकॉज एक पंपिंग मैकेनिज्म है, दैट इज कॉल्ड हार्ट। तो हमारे पास, हम लोग बात करेंगे तो वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम और वी कैन से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो यहां पे मैं एनिमल्स के अंदर लिख देता हूं कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अच्छा, क्या प्लांट्स के पास भी होता है कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम? बिल्कुल। ठीक है, प्लांट्स भी पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उनको पानी को भी बहुत अलग अलग जगह पहुंचाना है, और इन द सेम मैनर जो फूड बन रहा है ऊपर लीव्स में, उसको भी तो लेके आना पड़ेगा, रूट को भी देना है, स्टेम को भी देना है। देखो, ऐसा नहीं है प्लांट टोटली डेड है। प्लांट के अंदर लिविंग एंड डेड टिश्यूज के प्रोपोर्शन में अगर बात करें तो लिविंग टिश्यूज कंपैरेटिवली कम होता है व्हेन कंपेयर टू डेड टिश्यूज, बट उस लिविंग को सस्टेन करना है तो एनर्जी आनी जानी पड़ेगी। अब प्लांट कैसे करता है? तो प्लांट के पास अगर हम बात करें तो किस तरह के टिश्यू सिस्टम होते हैं प्लांट्स के अंदर? हम लोग बढ़ते हैं टिश्यू सिस्टम के नाम पे जाइलम एंड फ्लोएम। टिश्यू सिस्टम एज जाइलम एंड फ्लोएम। तो मैं आपको जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में और कैसे वो फंक्शन करते हैं वो समझाऊंगा, ठीक है। एंड फाइनली, अगर एनिमल्स के पास एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इफ एनिमल्स हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम्स में किडनी आती है, ये सब चीजें, तो प्लांट्स पे क्या है? देखिए, प्लांट्स के पास एज सच कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, मगर वो जो भी अपना वेस्ट होते हैं उसको ट्रांसलोकेट नहीं करते हैं लीव्स में से। एंड फिर क्या होता है? वो लीव जब बूढ़ी हो जाएगी, मुरझा जाएगी, तो फिर झड़ जाएगी, अपने आप वेस्ट एलिमिनेट हो जाता है। तो दे डू नॉट हैव सच सिस्टम ऑफ वेस्ट एलिमिनेशन। तो एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में थोड़ा बहुत मैंने कंपैरिजन दे दिया आपको कि हम लोग क्या क्या पढ़ लेंगे इस चैप्टर में। होपफुली हमको बहुत जल्दी सब चीजों का आइडिया अच्छा हो जाएगा। आइए एक बार एनसीईआरटी भी देख लेते, बिकॉज ये सीरीज का नाम है लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी। चलो देखें भाई। देखो, यहां पे पहले लिख रखा है भाई, हमें जीवित रहने के लिए बहुत सारी चीजें, फंक्शंस लगते हैं, ये सब चीजें, मूवमेंट्स होते हैं, ये सब बातें आप लोग एक बार रीड कर लेना।
मैं सीधा आ रहा हूं व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। देखो लिखा है द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। रात को सो रहे हो तुम तो क्या तुम कोई पर्टिकुलर काम कर रहे हो? नहीं, बट फिर भी ये लाइफ प्रोसेसेस चलते रहने चाहिए। मेंटेनेंस के फंक्शन जो हमें जीवित रख रहे हैं वो चलते रहने चाहिए। कह रहे इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन द क्लास, इवन व्हेन वी आर asleep, this maintenance job has to go on and the processes which together perform this maintenance job are called the life processes। जैसा मैंने आपको शुरू में ब्रीफ किया था, हमें जीवित रखने वाले प्रोसेसेस को हम लोग इन शॉर्ट लाइफ प्रोसेसेस बोल सकते हैं। The processes which helps us keep alive, which help keep us alive, those are called life processes, okay। Can I since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them। देखिए यहां पे हम लोगों को डैमेज और ब्रेकडाउन हमें नहीं चाहिए कि यहाँ पे ये प्रोसेसेस खराब हो जाए या फिर में कोई मशीनरी में ब्रेकडाउन आ जाए, तो उनको चाहिए एनर्जी। अब लिख रखा है कि दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। देखिए दो तरह के, देखिए प्लांट्स अपना एनर्जी खुद बना ले रहे हैं, उनके पास स्पेशल मैकेनिज्म है, दे आर ऑटोट्रॉफ्स, आप जानते हो। बट एनिमल्स की बात करेंगे तो उनको तो ये एनर्जी बाहर से ही उठानी पड़ेगी, दे डू नॉट हैव सच लग्जरी। So there must be a process to transfer the source of energy from outside to the body, outside the body of the organism, which we call the food, to the inside by a process we call nutrition। तो न्यूट्रिशन इसी प्रक्रिया को कहा जाता है। तो न्यूट्रिशन के बारे में आपको यहाँ पे स्पेसिफिक डेफिनेशन दी है कि ये वो प्रोसेस है जिससे हम लोग आउटसाइड सोर्स जो एनर्जी का है उसको हम लोग, जिसको हम फूड बोल रहे हैं, उसको हम बॉडी के अंदर लेके आए, तो दैट इज व्हाट वी कॉल न्यूट्रिशन। If the body size of the organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside. Since life on Earth depends on carbon-based molecules, यानी organic molecules। आप लोग याद रखिए carbon-based organic molecules are the source of life। तो लिखिए most of these food sources are also carbon-based। Depending on the complexity of the carbon sources, different organism can then use different kind of nutritional processes। तो कितना अलग अलग भाई, बहुत डाइवर्स है न्यूट्रिशन जो प्रोसेसेस है, उसमें बहुत सिंपल भी हम लोग कार्बन बेस्ड सोर्सेस ले सकते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हैं, वही सब बताया हुआ है। तो कह रहे हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी कार्बन सोर्स की, अलग अलग तरह से न्यूट्रिशनल मतलब बाहर से एनर्जी को लेके आ सकते हैं। कह रहे आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेराइड since the environment is not under the control of individual organism। These sources of energy therefore need to be broken down and built up in the body। तो एक बार जब आपने फूड बाहर से प्राप्त कर लिया तो अब हमारी शरीर क्या करेगा? हमारा शरीर का काम है इस फूड को ब्रेक डाउन करना और अपने हिसाब से अपने लिए एनर्जी बनाना। देखो एक बात समझो आप लोग, देखिए जैसे अगर गाय की बात करते हैं तो गाय जब घास चरती है तो घास में मुख्य रूप से शुगर होती है, उसको बोलते हैं सेलुलोज, बट दैट सेलुलोज नीड्स टू बी डाइजेस्टेड। उसको डाइजेस्ट करती गाय, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। गाय के पास आपको मालूम हो तो 4 एडिशनल चैम्बर्स होते हैं, मतलब 4 नहीं एडिशनल चैम्बर, 4 चैम्बर्स होते हैं स्टमक के, है ना। तो रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम, तो बड़ा ही उसका लॉन्ग प्रोसेस है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का। बट अल्टीमेटली सेलुलोज डाइजेस्ट हो जाता है। बट क्या गाय भी अपने शरीर के अंदर सेलुलोज बनाएगी? नहीं, गाय इस सेलुलोज का इस्तेमाल करके यूजुअली अपने शरीर के लिए स्टार्च बनाती है, सॉरी हाँ ग्लाइकोजन बनाती है, स्टार्च नहीं बनाएगी, ग्लाइकोजन है। स्टार्च तो ऑब्वियसली प्लांट्स का है। तो गाय ने सेलुलोज की फॉर्म में स्टोर नहीं करा, गाय ने स्टोर करा अपने अंदर किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो दैट इज कि एक फूड मटेरियल को उसने दूसरे तरह का फूड मटेरियल बना दिया अपने कन्वीनियंस से। तो लिख रखा है खैर therefore need to broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for various molecular movement needed for maintaining the living structure as well as to the kind of molecules the body needs to grow। For this a series of chemical reaction in the body are necessary। इस तरह के chemical reactions चलती हैं तब हमको फूड जो मिल रहा है उसको तोड़ सके हम लोग। तो कह रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो आप लोग रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में प्रोबेबली पढ़ चुके होंगे, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के एक्सचेंज की बात होती है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और जो है प्रोटॉन का एडिशन होता है, और रिडक्शन में इसके अपोजिट होता है, प्रोटॉन ऐड होता है हमारे पास और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है, ठीक है। नहीं सॉरी, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है ना, हमारे पास चीजों का ब्रेकडाउन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, और रिडक्शन में क्या करता है, प्रोटॉन का एडिशन हो रहा होता है, ठीक है। रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मींस टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग ये रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ये ऑक्सीजन कहां से लाएंगे ब्रेक डाउन के लिए? ये अपने बाहर से लाएंगे। तो दैट इज रेस्पिरेशन, राइट। कैन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन from the outside of the body to use in the process of the breakdown of food sources for cellular need is what we call respiration and particularly अगर मैं से बोलूं तो इसे बोलेंगे cellular respiration, right। चलिए, in the case of single celled organism no specific organs for taking in food, exchange of gases, removal of waste may be needed because entire surface of the organism is in contact with the environment। तो देखो अगर हम single celled organism की बात करें, जैसे अगर मैं आपको यहां दिखाऊं, let's say this is amoeba, तो ये amoeba है, हाँ। अच्छा, amoeba का entire surface ही इसके contact में है, एनवायरमेंट के कांटेक्ट में रहता है।
तो फूड भी कैसे ये सूडोपोडिया से ग्रैब कर लेगा, आपको मालूम है, पढ़ाऊंगा। खैर, ऑक्सीजन भी इसके शरीर के अंदर क्या कर जाएगी, इजिली डिफ्यूज कर जाती है। इसके शरीर के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूजन से चली जाती है। ऑलराइट, बट आप सोचो ये सिंगल सेल है, इसके लिए डिफ्यूजन कन्वीनियंट है, बट हम जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए डिफ्यूजन जैसा स्लो प्रोसेस कन्वीनियंट नहीं है। तो हमें अपने सारे टिश्यूज को बहुत जल्दी जल्दी ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, तो हमारे लिए डिफ्यूजन फेल हो जाएगा। तो हमारी बॉडी एक डिफरेंट मैकेनिज्म का इस्तेमाल करती है जहां पे वो ऑक्सीजन को स्पेसिफिकली आरबीसी से बाइंड करवाती है और फिर आरबीसी को डिस्ट्रीब्यूट करती है थ्रू आउट द बॉडी थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, वापस आते हैं। चलो, तो लिख रखा है कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कांटेक्ट। तो देखो वही बात है, हमारे शरीर के सारे सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में, यानी सरफेस लेवल के सेल्स हो सकते हैं कांटेक्ट में, बट सारे सेल्स तो नहीं है। और ये जो सेल्स अंदर हैं जो कांटेक्ट में नहीं है, तो उनको डिलीवर करने के लिए अलग मैकेनिज्म लगता है। तो लिख रखा है इन द सराउंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट बी एबल टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स। तो ऐसे केस में सिंपल डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा। कह रहे, we have seen previously how in multicellular organism various body parts have specialized functions they perform. We are familiar with the idea of these specialized tissues and their organization in the body of organism. It is therefore not surprising that the uptake of food and oxygen will also be function specialized tissues. However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken at one place in the body of the organism while all parts of the body need them. देखो कह रहा है कि भाई फूड एंड ऑक्सीजन आ तो रहा है शरीर में, बट वो एक पॉइंट पे तो आ रहा है, लंग्स में पहुंच रही है ऑक्सीजन, फूड यहां पे एब्जॉर्ब हो रहा है इंटेस्टाइन्स में, तो अलग अलग जगह पहुंचाना है, तो ये एक अलग तरह का प्रॉब्लम है। तो ये पूरे में पहुंचाने के लिए जो चीज रिक्वायर्ड होगी तो वो है हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमें इसलिए एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए होता है कि when chemical reaction use the carbon source and the oxygen for their energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cell of the body but can even be harmful। जैसे मैंने बताया कि जरूरी नहीं हमारे हमेशा जो बाय प्रोडक्ट्स बने वो यूजलेस ही हो, कई बार वो हार्मफुल भी होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करेंगे हम लोग, तो उनको बॉडी से हमें रिमूव करना होता है और इसके लिए जो प्रोसेस लगता है उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। कह रहे हैं अगेन the basic rules for body design in multicellular organism are followed. A specialized tissue for excretion will also be developed, which means the transportation system will need to transport waste away from the cells to the excretory system. तो ये waste ले जाने का काम भी कौन करेगा towards that kidney, तो वो काम भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही करेगा। कह रहे एक के बाद एक हम लोग ये प्रोसेसेस पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। कह रहे व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। तो देखिए डिफ्यूजन कैन बी यूजफुल, बट अगर आपका सरफेस बहुत छोटा है, आपकी बॉडी बहुत छोटी, लेट्स से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत अच्छा, बिकॉज पूरी बॉडी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में एनवायरमेंट के। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग जो हिस्से हैं हमारे पास वो कॉन्टैक्ट में नहीं है एनवायरमेंट के। ऐसे में क्या प्रॉब्लम होती है, ऐसे में ये प्रॉब्लम होती है कि हम लोगों को हर जगह डिलीवर नहीं कर पाएगा डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन ऑल्सो स्लो, डिफ्यूजन स्लो भी है यार, तो इसलिए हम लोग को एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये तो हो गया डिफ्यूजन। कह रहे व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। देखिए बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं कि वो जो है रिप्रोड्यूस कर सके, ये सब चीजें ये आप लोग एक बार कर सकते हो। भाई मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल बच्चों का सवाल है इसलिए मैं इसमें एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो क्या क्या हो सकती हैं, अब जैसे हमारे केस के लिए फूड हो सकता है, इसमें कार्ब, प्रोटीन एंड फैट्स की बात कर सकते हैं हम लोग, भाई ये चीजें हम लोग यूज करते हैं। What process would you consider essential for maintaining life? All the life processes are essential for maintaining life. इसमें आप लोग जितना ही पढ़ सकते हो, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, एक्सक्रीशन के बारे में, और एक कौन सा रह गया है, न्यूट्रिशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, अरे रेस्पिरेशन भी हो गया हमारे पास। तो ये चार प्रोसेस को हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे। खैर आज का लेक्चर मैं छोटा ही रख रहा हूँ, मैं न्यूट्रिशन कल से चालू करूंगा, तो होपफुली आपको पहला लेक्चर समझ में आ गया होगा, इस चैप्टर की भूमिका तैयार हो गई है। अब हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।